हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एक्सेलर कॉइन का। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स, टोकेनोमिक्स एंड द फ्यूचर पोटेंशियल। फीचर्स इसके अच्छे हैं और एक ग्लांस में अगर आप देखोगे इसको तो ये काफी लुक्रेटिव ऑप्शन भी दिख सकता है, बिकॉज इसके बैकर्स बहुत अच्छे हैं। कॉइनबेस वेंचर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट है, बाइनेंस का इन्वेस्टमेंट है, पॉलीचेन का कैपिटल का इसमें इन्वेस्टमेंट है। दैट इज क्वाइट गुड। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको हम डिटेल में एक बार स्टडी करेंगे। जब मैं कंक्लूड करूंगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। एज ऑफ नाउ अगर आप देखो तो $0.6467 पर ट्रेड कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो। एंड अगर इसकी मार्केट कैप देखो $123 मिलियन की करंट में मार्केट कैप बन रही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 190.6 मिलियन सर्कुलेशन में है एंड जो टोटल सप्लाई है दैट इज 1.04 बिलियन। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे अपडेटेड नहीं है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन कितना होता है? 8.5% का एज ऑफ नाउ। एंड मतलब आगे चल के क्या सिनेरियो रहेगा वेस्टिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑल्सो जो टोकेनोमिक्स पार्ट होगा नोटेबली हम उसमें ही सारी चीजें ये कंसिडर कर लेंगे। अगर आपको बाई करना है तो कॉइन बेस पे भी अवेलेबल है एंड उसके बाद क्यू कॉइन पे अवेलेबल है, होबी ग्लोबल पे अवेलेबल है, जहां पे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ रही है। तो अगर आपको बाई करने के लिए इन केस प्रेफर करो तो आपको होबी ग्लोबल या गेट डॉट आई पे प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी भी ठीक है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रही है। इसके अलावा बाइनेंस के यूएस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बाइनेंस के जो मेन प्लेटफॉर्म यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म उस पर अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये उस तरह का प्रोजेक्ट है। फीचर्स मतलब इसके अच्छे हैं एंड ऑलरेडी बाइनेंस लैब्स का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आगे चलकर आप ये कंसिडर करके चल सकते हो कि बहुत ही इजीली इसकी बाइनेंस लिस्टिंग हो जाएगी। अगर इसका सर्टिक ऑडिट देखोगे तो 85 स्कोर अवेलेबल है आउट ऑफ 100 विच इज गुड। 80 प्लस हमेशा अच्छा रहता है तो उसको आप अच्छा कंसिडर कर सकते हो। व्हाइट पेपर पे आते हैं। पहले ही पेज पे आप देखोगे इंट्रोडक्शन में उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है किस तरह का एक क्रॉस चेन गेटवे प्रोटोकॉल ये मतलब क्रिएट करना चाहते हैं। पहले उन्होंने उसके बारे में एक जनरल परसेप्शन बताया कि क्यों उसकी जरूरत है बिटवीन द ब्लॉकचेन्स, कैसे एक एक ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम है वो आइसोलेशन में डेवलप हो रहा है एंड व्हाई वी नीड एक मैकेनिज्म जिसको हम बोल सकते हैं एक इंटरऑपरेबिलिटी वाली मैकेनिज्म एंड व्हाई इट इज नीडेड। ये उन्होंने फर्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया है। जब आप थर्ड पेज पे जाओगे तो वहां पे उन्होंने फिर बोला है क्यों जरूरत है उनको क्रॉस चेन कम्युनिकेशन के एक स्केलेबल मीडियम को डेवलप करने की, जिसको उन्होंने कैटेगरी वाइज लाइक प्लग एंड प्ले इंटीग्रेशन। इस फीचर के रिगार्डिंग में आपको ये भी बता दे रहा हूं इसके कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं। जैसे अगर ब्रिज देखोगे ऑटोफिल एड्रेस, जिसमें क्या होगा आप ऑटोफिल एड्रेस पे क्लिक करोगे, अगर वहां पे आपका कोई भी जो इसका मतलब प्लगइन ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे कोई एड्रेस इंटीग्रेटेड है तो वो इजीली कॉपी कर लेगा ऑटोमेटिकली और उस पर आप चाहो तो असेट को ट्रांसफर कर सकते हो। इजी इंटीग्रेशन की वजह से उन्होंने प्लग एंड प्ले इंटीग्रेशन रखा है। क्रॉस चैन रूटिंग है, उसके बाद अपग्रेडेबिलिटी सपोर्ट है, यूनिफॉर्म लैंग्वेज फॉर एप्लीकेशंस फर्दर उन्होंने फोर्थ कैटेगरी में रखा है। फिफ्थ पेज पर जब आओगे तो यहाँ पे दो चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। ये यूज कर रहा है इंस्टेंट फाइनलिटी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है वो हमने कई वीडियो में पिछले समझा है। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक अब इसके कई वर्जन आ जाते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक है, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ डीपीओएस, इसी तरीके से नॉमिनेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक आता है। बेसिकली थोड़ा सा नेचर चेंज होता है, थोड़े से एक दो फीचर एडिशनल हो जाते हैं, अदरवाइज बेसिक नेचर अगर आप देखो प्रूफ ऑफ स्टेक का दैट रिमेन्स द सेम। अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो सर्टेन थ्रेशोल्ड मतलब तक जो आपको एक मतलब उन्होंने अमाउंट डिफाइन किया होगा उतने आपको टोकन बाई करके स्टेक करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन बिकम द वैलिडेटर। सो अगर नॉमिनेटर प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो बाकी जो उसके वैलिडेटर के अंदर में जो स्टेक करते हैं वो नॉमिनेटर्स बन जाते हैं। वो नॉमिनेट करते हैं कि किस वैलिडेटर को ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने का चांस मिलना चाहिए। लाइक दैट ओनली इसमें सेकंड लाइन में नोट करोगे तो उसमें ये भी मेंशन है कि बायजेनेट फॉल्ट टॉलरेंस को यूज कर रहा है। बीएफटी के भी फर्दर वर्जन होते हैं, कहीं कहीं हमने पीबीएफटी भी देखा है एंड मच मोर। तो बीएफटी बेसिकली यूज करते हैं काइंड ऑफ लाइक अगर डीडीएस अटैक वाली सिचुएशन आती है और जहां पे नंबर ऑफ वैलिडेट ज्यादा अमाउंट में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, सो कॉल्ड दैट 50% डीडीओएस अटैक, उस केस को प्रिवेंट करने के लिए बीएफटी बेसिकली प्रोवाइड द फ्रेमवर्क जहां पे 2/3 ऑफ ब्लॉकचेन के किसी के वैलिडेटर्स हैं दे मस्ट एग्री ऑन समथिंग, उसी के बाद ही कोई इंफॉर्मेशन उसमें पास आउट हो सकती है। सो दैट आल्सो दे हैव मेंशन्ड ऑन फिफ्थ पेज। 13th पेज यानी 13वें नंबर पेज पे 15 पेज का व्हाइट पेपर है, 13 और बाकी का आप दो पेज देखोगे तो फिर उन्होंने समराइज किया है यानी कंक्लूड कर दिया है और रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दिए। सो 13वें नंबर के पेज पर आप देखोगे तो क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में उन्होंने फर्दर डिटेल अवेलेबल कराई है, किस तरीके से वर्क करेगा, लाइक हाउ द क्वेरी वाला फंक्शन कैसे वर्क करेगा एंड किस तरीके से ब्रिजिंग ऑफ अकाउंट मैकेनिज्म विल वर्क।
अगर आप वेबसाइट देखोगे तो पहले उन्होंने बेसिक चीज एक्सप्लेन की है रिगार्डिंग द रोल ऑफ एक्सेलर इन वेब 3.0 इकोसिस्टम, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बैकर्स एंड पार्टनर्स। तो पहले हम देखेंगे पार्टनर्स, तो जो यहाँ पे जितने ब्लॉकचेन्स लिखी है इससे कहीं ज्यादा पार्टनर इसके ऑलरेडी हैं। बैकर्स में आप देखो पॉलीचेन कैपिटल है, कॉइनबेस वेंचर्स है, बाइनेंस है एंड मच मोर, उसके अलावा भी है और बहुत सारे यहाँ पे मेंशन भी नहीं, इतने नहीं है, काफी सारे। ये तो सिर्फ नोटेबल है और ऐसे हैं जो बड़े लेवल के हैं जो इसके पार्टनर्स ऑलरेडी हैं। ये इसका जो गेटवे है जहां से आप इजीली एक असेट को एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे और वाइस वर्सा यानी रिवर्स भी कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, और यू कैन लाइक ट्रांसफर द असेट। बट आई कैन नॉट कमेंट ऑन द ऑन वन फैक्ट, ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है। इससे इसके तरीके के मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी जिनमें बाइनेंस का इन्वेस्टमेंट भी है जो सिमिलर इसी फैशन में वर्क करते हैं, ट्रांसफरिंग वन एसेट फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन। सो इसमें अगर देखा जाए, अगर इस जो ब्रिजिंग मैकेनिज्म जो ये प्रोवाइड कर रहा है, इसमें मुझे फैंटम से बेहतर कोई भी प्रोजेक्ट आज तक नहीं लगा है। द नंबर ऑफ ब्लॉकचेन उसके साथ इंटीग्रेटेड है, इसके साथ 34 ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है, उसके साथ उससे भी ज्यादा। एंड उसने उसके सिर्फ उतना ही नहीं है, डिस्पाइट ऑफ दैट हैविंग दैट क्रॉस चेन मैकेनिज्म, उसके अलावा भी उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो फैंटम को हम उसकी जो परफॉर्मेंस है यानी ग्रोथ रहा है, ग्रोथ रही है, उसको हम क्या करेंगे, एक बेंचमार्क के तौर पे लेके चलेंगे जब हम प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट कंसीडर करेंगे। क्योंकि जब आप यहाँ पे देखो जैसे इथेरियम से ऑस्मोसिस पे ट्रांसफर करने के लिए भी अगर यूएसडीसी को देखो तो यहाँ पे दो चीजें दिखा रहा है, ब्रिज फीस एंड रिलेयर गैस फीस, और रिलेयर गैस फीस भी अच्छी खासी दिखा रहा है, दैट इज 31 यूएसडीसी। इसीलिए बोल रहा हूं, मैं ये कमेंट नहीं कर सकता कि ये चीपेस्ट ऑप्शन है या नहीं है, और अगर चीपेस्ट ऑप्शन नहीं है देन इसकी ग्रोथ पे भी सवाल अटक जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे भी हैं जो इस काम को ही सेम काम को करने के बहुत कम चार्ज लेते हैं, चीपेस्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है। व्हेन यू ओपन द एक्सप्लोरर तो आपको फर्स्ट वॉलेट में ही 15.94% सप्लाई दिख जाएगी, जबकि फिफ्थ एंड सिक्स्थ वॉलेट एक्सचेंज से रिलेटेड है, दैट वी कैन इजीली सी। लेकिन जब आप पहला वॉलेट को ओपन करके देखोगे द काइंड ऑफ इंटरेक्शन विच इज हैपनिंग विद द नल एड्रेस, मिंटिंग हो रही है, ठीक है ना, क्लियरली। एंड ये तभी होता है जब हम क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज क्वाइट क्लियर कि इन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी वैसे तो कई ब्लॉकचेन पे प्रोवाइड की है, तो उससे ही रिलेटेड वॉलेट है, सो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। अब आते हैं इसका मिंट स्कैन जब ओपन करोगे तो वहां पे क्लियरली दिखा रहा है इन्फ्लेशन 8.5% का। 8.5% का इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। इन्फ्लेशन अगर हो भी लेकिन प्रोजेक्ट के फीचर्स इतने अमेजिंग हो, एक्सेप्शनली अच्छे, तो आप इन्फ्लेशन को एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हो, एंड यू कैन बेट ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट जो उसके हैं। लेकिन अगर वो ओके है या फिर मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली अच्छे नहीं है और फिर ज्यादा इन्फ्लेशन है, देन इट बिकम द वरीसम प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूं जो ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें इन्फ्लेशन है और डिस्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशन उन प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इथेरियम लंदन हार्ड फॉर्क से पहले कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं था एंड उसने एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया था। सोलाना कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं है एंड उसने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया था एंड एक्सेप्शनली अच्छी परफॉर्मेंस आप उसकी कंसीडर कर सकते हो। ये दूसरी बात, हालांकि ये मतलब आप एक अनदर फैक्टर ले सकते हो कि उसका डाउनफॉल भी हो गया, अभी तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, एंड फर्दर ग्रो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दैट इज आल्सो क्वेश्चनेबल बिकॉज़ द सप्लाई विल कम इनटू द सर्कुलेशन, अनदर टॉपिक। लेकिन परफॉर्म किया है। सो अगर फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इन्फ्लेशन है भी, तब भी प्रोजेक्ट अच्छा कर जाएगा। लेकिन अगर फीचर्स ओके हैं फिर इन्फ्लेशन है और वो भी ज्यादा लाइक 5-6% से ज्यादा, देन इट बिकम द प्रॉब्लम। अगर हाल फिलहाल में देखो तो 34 ब्लॉकचेन है जिनका इंटीग्रेशन है, और इस तरीके से एक्सेलर एक मीडियम के तौर पर काम करता है इन बिटवीन द ब्लॉकचेन। यू कैन ट्रांसफर असेट फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन इजीली, एंड कितना अभी तक ट्रांसफर हो चुका है, कितना टोटल ट्रांसफर का टोकन का वॉल्यूम है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ना एक चीज यहाँ पे नोटेबली देखनी है, मीडियम पेज पे जब जाके देखोगे तो 9 मार्च 2022 के बाद, पिछले साल, इस साल के मार्च की बात नहीं कर रहा, उसके बाद कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं कराई है। दैट इज नॉट गुड। उसके बाद फर्दर या तो उन्होंने डेवलपमेंट स्लो कर दिया है और या फिर इस चीज को अपडेट नहीं किया है। दोनों ही अगर केस है, अगर दोनों ही केस होते हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप इसका ट्विटर ओपन करके देखोगे तो उस पर आपको थोड़ी सी डिटेल मिल जाएंगे, डिटेल लाइक अभी हाल फिलहाल में थोड़े बहुत जो इवेंट हुए हैं, लाइक कोई पूल लाइव गया है, इस तरह के इवेंट आपको बेसिकली जो बेसिक इवेंट है, फॉर एग्जांपल रैप YND जो उसका इथेरियम के साथ पूल लाइव गया उसके बारे में ट्वीट कर दिया, एंड मच मोर। इसी तरीके से बेसिक आपको जो ट्वीट है वही मिलेंगे, और बड़े ट्वीट मतलब जो बड़े फीचर्स के रिगार्डिंग ट्वीट नहीं मिलेंगे। अब ये जो पेज आप देख रहे हो ये एक्चुअली इसके टोकन का अनलॉक शेड्यूल है। मैं आपको पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है कि कहाँ पे टोकन किस तरीके से अलोकेशन हुए, दैट यू कैन सी, ये चार्ट भी अवेलेबल है।
वेस्टिंग शेड्यूल भी अवेलेबल है। इस आप टेबल को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वेस्टिंग शेड्यूल भी मिल जाएगा। बट हमारे पास यहाँ पे जब इन्फ्लेशन का सीधा सीधा चार्ट भी अवेलेबल है तो हमें उतना ज्यादा उसके वेस्टिंग शेड्यूल को डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। एज ऑफ नाउ इसकी सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में अवेलेबल है? 190 मिलियन। अगर आप इसको बिलियन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे बिलियंस में ही लिखा है, दैट इज 0.19 बिलियन। ओके, सो अगर उतनी सप्लाई कंसिडर करके चलते हो, समवेयर वी आर हियर। ओके, और इसका जो टोकन जनरेशन इवेंट हुआ है वो हुआ है पिछले साल 9वें महीने में। उसके बाद अगर देखा जाए जो बुलरन तक 2 साल, अगर देखा जाए कि अगर बुलरन हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 साल से थोड़ा पहले विद रेस्पेक्ट टू इट्स टोकन जनरेशन इवेंट, क्योंकि 9वें महीने में इसको 2 साल होगी, लेकिन उससे पहले ही अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी। एंड हाल्विंग के टाइम पे जो हम बुलरन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन 2 मैनर्स। कौन से मैनर में? पहला, एक हाल्विंग से पहले प्री रैली, यानी जो उसके ऑप्टिमिज्म में रैली आ जाती है, एक वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हाल्विंग के बाद वील विटनेस द ट्रू रैली, यानी ट्रू बुलरन जो हमें हाल्विंग के बाद विटनेस करने को मिलेगा। दैट विल हैपन बिफोर 2 years। सो उस रेस्पेक्ट में देखा जाए, नियर अबाउट 2 साल से थोड़ा पहले देखोगे, अप्रोक्सीमेटली आई एम टेलिंग यू 0.5 बिलियन यानी 500 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में होंगे। इट इज गोइंग थ्रू द हैवी इन्फ्लेशन। 500 मिलियन वाला फिगर आप याद रखना जब हम प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। एंड बाकी और भी जो एक्सपेक्ट है, मैं आपको वेरिएबल बता दे रहा हूँ कौन से हम रख रहे हैं जब हम इसका प्राइस प्रेडिक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं। तो पहले इसने कितना अचीव किया है, अगर इन टर्म ऑफ मार्केट देखो तो 140 मिलियन डॉलर के बराबर लगभग इसने मार्केट कैप अचीव की है। एंड उसके बाद 140 मिलियन अगर पिछले टाइम पे अचीव करते हो, अभी भी अगर देखो तो ठीक ठाक है। 123.6 मिलियन डॉलर के अभी करंट में मार्केट कैप, और 140 मिलियन पीक पे रहा है। कितना आगे अचीव कर सकता है मैक्स टू मैक्स, उससे पहले मैं बता दे रहा हूं आपको वेरिएबल कौन सा रखा है, किस तरह के इसके फीचर्स हैं, वो हमने वेरिएबल में रखा है। टोकनमिक्स वाला फैक्टर भी हमने ध्यान में रखा है। एंड उसके साथ साथ इसके जैसे कोई प्रोजेक्ट पहले कितना परफॉर्म कर चुका है, क्योंकि देखो अगर कोई प्रोजेक्ट है जो टॉप 100 में है, तो हम एक और फैक्टर साथ में कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज मार्केट डोमिनेंस। और मार्केट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम उसका भी मार्केट डोमिनेंस देख लेते हैं, जो उसके पीयर में कोई प्रोजेक्ट अवेलेबल है और उसने पहले कैसा मार्केट डोमिनेंस, मतलब उसका कितना मार्केट डोमिनेंस रहा है, वो भी हम कंसीडर कर लेते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर देखा जाए, अगर फैंटम को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं अगर, तो फैंटम ने पीक टाइम पे 7 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव की थी। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो 1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के आसपास है। लेकिन फैंटम इज मच मोर देन दैट क्रॉस सेंटर इज ओनली। ओके, सो उस फैक्टर को अगर ध्यान में रखा जाए और इसके सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए, तो ये मैक्स टू मैक्स 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। दैट इज ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग कि इसकी बाइनेंस लिस्टिंग हो जाएगी, विच इज इजी फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव कर पाएगा। अब 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव कर पाता है, तो इन टर्म ऑफ प्राइस भी आपको समझ लेना चाहिए और इन टर्म ऑफ मार्केट कैप भी आपको समझ लेना चाहिए कि पोटेंशियल कितना है। इन टर्म ऑफ प्राइस 2 बिलियन डॉलर की हम मार्केट कैप कंसीडर करें जब पीक टाइम होगा तब तक, ठीक है ना। तो उस टाइम पे इसकी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी 500 मिलियन, और 500 मिलियन टोकन के अगर आप सप्लाई के रेस्पेक्ट में 2 बिलियन का आप डिवाइड करके देख लेना, तो लगभग $4 पर ट्रेड करेगा। और $4 पर ट्रेड करेगा तो यहां से लगभग 6 से 6.5 गुने का पोटेंशियल बनेगा इन टर्म ऑफ प्राइस। वेरिएबल ध्यान रखना, इन टर्म ऑफ प्राइस। लेकिन इन टर्म ऑफ मार्केट कैप अगर देखें, अगर 123 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है और 2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करेगा, तो 16 गुना लगभग करने की इसमें क्षमता होगी। 16 गुना। लेकिन वो 16 गुना आप पूरा नहीं पकड़ पाओगे। उसका रीजन क्यों है? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो टाइमली होता रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज 123 मिलियन पे अवेलेबल है, फिर इसके बाद सप्लाई नहीं बढ़ेगी और सीधा 2 बिलियन पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें टाइमली सप्लाई सर्कुलेशन में आती रहेगी। सो आप अगर सोचो कि वो 16x का पोटेंशियल पकड़ पाओगे, वो नहीं पकड़ पाओगे। सो इस केस में मेरी आपको ये सलाह होगी, इससे बेटर, बेशक इसके फीचर्स अच्छे हैं, बेशक इसकी बैकिंग बहुत अच्छी है, आपको कोई दूसरा प्रोजेक्ट कंसीडर कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, ग्रो नहीं करेगा, बाइनेंस लिस्टिंग नहीं होगी, लेकिन एक कांस्टेंट सप्लाई इन्फ्यूजन की वजह से एंड हैविंग दैट 8.5% इन्फ्लेशन आपके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बिल्कुल सही नहीं है। यानी आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर होल्ड करना चाहो तो ये प्रोजेक्ट उस पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता है। आप शॉर्ट टर्म में कोई रैली बनाना चाहो, कोई इवेंट होने वाला है, कोई मेजर अपडेट आने वाली है, उसको बुना सकते हो, उसके लिए आप बाई कर सकते हो और टाइमली फिर जस्ट गेट रिड ऑफ दिस टोकन, बिकॉज प्राइस डायल्यूशन हो जाएगा अगर मार्केट कैप में अप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा भी रिलेटिवली और उससे ज्यादा अगर इन्फ्यूजन होता रहेगा, एंड दैट इज क्लियरली मतलब चार्ट में दिख रहा है।
कहाँ पे 190 मिलियन और कहाँ पे 500 मिलियन। सो यू कैन क्लियरली एस्टिमेट कि सप्लाई में कितना ज्यादा इजाफा होगा। रेस्ट यू बी द जज, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।